मुलायम परिवार में जबरदस्त हलचल इस वक्त है। चुनावी मोर्चे पर पूरा एक्शन दिखाई दे रहा है। दो बड़े एक्शन ये हुए हैं कि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। सीट अभी फिलहाल तय नहीं है। आजमगढ़ या इटावा सीट हो सकती है, कन्नौज भी हो सकती है। तो उधर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सीधी बगावत की है। वो आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जिस बीजेपी से समाजवादी पार्टी का सीधा सामना है, उसी पार्टी में अपर्णा यादव शामिल होना उनका समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर, जब ऑफिशियली अपर्णा यादव ने बीजेपी को ज्वाइन किया, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपर्णा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे। तो अब मुलाकात का सिलसिला भी देखिए चल रहा है। लेकिन सवाल अब यही है कि लखनऊ कैंट 2017 में जिस सीट से अपर्णा यादव ने ताल ठोकी थी, हालांकि रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भारी मतों से वहां विजय प्राप्त की, जीता। अपर्णा यादव क्या उसी सीट से इस बार चुनावी मैदान में होंगे, क्योंकि वो सीट इस वक्त केंद्र बना हुआ है युद्ध का, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी चाह रही हैं कि उनके बेटे इस बार उस सीट से चुनाव लड़ें। अपर्णा को क्या मिलता है ये देखना होगा। पंजाब में सीएम चन्नी के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कस गया है। अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चन्नी के करीबी समेत 10 ठिकानों पर रेड डाली। प्रवर्तन निदेशालय के इस कदम के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि छापेमारी बीजेपी का पसंदीदा हथियार है। इसे महज एक संयोग माना जाए कि जैसे ही चुनाव आते हैं हमारे देश की एजेंसियां घनघोर सक्रिय हो जाती हैं, तो ईडी पंजाब में सक्रिय हुई है। इधर सुबह के सूरज ने दस्तक दी, उधर ईडी की 8 टीमें पंजाब में 10 से 12 ठिकानों पर पहुंच गयी। मसला था अवैध रेत खनन का। ईडी को शक है कि रेत खदान के ठेके लेने में काले धन का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस छापेमारी में सियासत का तड़का तब लगा जब मालूम चला कि ईडी जिन 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, इनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार भी हैं। नाम है भूपिंदर सिंह हनी। तो भूपिंदर सिंह हनी के घर को तलाश रही थी ईडी। हम इस वक्त मोहाली के होमलैंड इलाके में हैं। यहाँ पर ये जो मकान है 5वीं मंजिल पे, वहां पे सुबह से ही रेड चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासत हो रही है वो इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर ही हो रही है। नवजोत सिंह ये मेरी एक नई पारी है। मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूँ, और बस मैं यही कहूंगी सभी से कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रभावित हूँ, और उनकी जितनी भी नीतियां हैं महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबी जीवन के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये मुझे
नैतिक रूप से बहुत भाती हैं, इसीलिए मैं इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आपने कहा राजधर्म सर्वपरिय है, क्या राष्ट्र धर्म सर्वपरिय है, क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राजधर्म को नहीं निभा रही थी? देखिए, मैं परिवार से कोई विमुख वाली बात नहीं रखूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और प्रदेश में जिस प्रकार से 5 सालों में काम हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में, और जितनी भी जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए और सभी चीजों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है कि प्रभावशाली है। एक अंतिम सवाल आपसे, कितनी सीटें आप सोचती हैं कि बीजेपी जीतेगी और क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे लखनऊ कैंट से? मेरे लिए पार्टी जो भी सुनिश्चित करेगी वो मेरे लिए शिरोधार्य होगा। मैं किसी शर्त पे यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे बस इतनी बात कहनी है कि भाजपा सरकार बनाएगी। जी, ये थी अपर्णा यादव जिनका ये कहना है कि भाजपा सरकार बनाएगी, वो परिवार पर कोई किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन इतना तय है कि अपर्णा यादव अब चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन पवन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर चुनावी सरगर्मियां दिनों दिन तेज होती जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये साफ संकेत है अखिलेश ये चुनाव लड़ेंगे तो ये कितना अहम साबित होगा। और देखिए, आज एक और अहम हलचल हुई। हाल ही में अखिलेश यादव की सेंधमारी का जवाब बीजेपी ने उनके परिवार में बड़ी सेंधमारी से दिया। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव थोड़ी देर पहले बीजेपी में शामिल हो गई। आज ही बीजेपी अपनी नई लिस्ट फाइनल करने वाली है। वहीं मुसलमान वोटों के नाम पर यूपी में जंग और तेज होती जा रही है। तो देखिए, आज जहां खबर ये आई कि विधानसभा का चुनाव पहली बार अखिलेश यादव लड़ने वाले हैं, कौन सी वो सीट होगी इस पर नजर होगी। लेकिन देखिए, इस पूरे मौके पर बीजेपी तंज कसते हुए ये कह रहा है कि अभी तक सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। नई लिस्ट भी आनी है थोड़ी देर में ही और उस पर भी नजर होगी। पूरी फाइनल लिस्ट तैयार है, बस अनाउंसमेंट बाकी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपर्णा यादव, जो अभी बीजेपी में शामिल हुई है। अपर्णा, वैसे तो आप बहुत लंबे समय से योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की तारीफ करती रही हैं, आज आप बीजेपी में शामिल हुई हैं। क्या माना जाए, क्या अखिलेश यादव आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे थे? ऐसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं बस इतना कहूंगी कि मैंने हमेशा से राष्ट्र को अपना धर्म माना है और मैं हमेशा राष्ट्र के लिए ही अपने कोई भी चीज निर्णय लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक नई पारी है। मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूँ और बस मैं यही कहूंगी सभी से कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी जितनी भी नीतियां हैं महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबी जीवन के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये मुझे नैतिक रूप से बहुत भाती हैं। इसीलिए मैं इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आपने कहा राजधर्म सर्वपरिय है, क्या राष्ट्र धर्म सर्वपरिय है, क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राजधर्म को नहीं निभा रही थी? देखिए, मैं परिवार से कोई विमुख वाली बात नहीं रखूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और प्रदेश में जिस प्रकार से 5 सालों में काम हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में, और जितनी भी जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए और सभी चीजों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है कि प्रभावशाली है। एक अंतिम सवाल आपसे, कितनी सीटें आप सोचती हैं कि बीजेपी जीतेगी और क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे लखनऊ कैंट से? मेरे लिए पार्टी जो भी सुनिश्चित करेगी वो मेरे लिए शिरोधार्य होगा। मैं किसी शर्त पे यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे बस इतनी बात कहनी है कि भाजपा सरकार बनाएगी। जी, ये थी अपर्णा यादव जिनका ये कहना है कि भाजपा सरकार बनाएगी, वो परिवार पर कोई किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन इतना तय है कि अपर्णा यादव अब चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन पवन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
वहीं अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 2012 में जब वो यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो चुनाव से दूर रहे थे। उस वक्त उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी। और अखिलेश के चुनावी जंग में सीधे उतरने के कई मायने हैं। सबसे बड़ा तो ये कि इस बार की लड़ाई उनके और उनकी पार्टी के भविष्य की लड़ाई है, जिसे वो किसी भी वजह से कमजोर नहीं होना चाहते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। अखिलेश यादव के लिए ये लड़ाई करो या मरो की है। अब तक के प्रचार में उन्होंने आत्मविश्वास और जीत के भरोसे की कितनी ही नुमाइश की हो, लेकिन आज के एक फैसले ने साबित कर दिया कि इस बार का विधानसभा चुनाव अखिलेश की अब तक के सियासी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे अखिलेश इस बार अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खबर ये भी है कि अखिलेश आजमगढ़ सीट से मैदान में उतर सकते हैं। वैसे तो अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनावी अभियान में सबसे बड़ा चेहरा और खुद सीएम पद के निर्विवाद दावेदार, लेकिन यूपी के सिंहासन के लिए छिड़ी चुनावी जंग में वो पहली बार सीधे मैदान में उतरकर चुनौती देने को तैयार हैं। इसके कई मायने हैं। मायने नंबर 1, चुनावी मैदान में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा। मायने नंबर 2, चुनावी मैदान में होने से मुकाबले में तेजी। मायने नंबर 3, योगी चुनाव मैदान में तो अखिलेश का जवाब। मायने नंबर 4, चुनाव से भागने का बीजेपी के आरोप का जवाब। मायने नंबर 5, आसपास की सीटों पर चुनावी असर की उम्मीद। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं। अब और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। कितने भी दिल्ली वाले आए, अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होगा। अखिलेश अभी आजमगढ़ से सांसद के तौर पर लोकसभा के सदस्य हैं। 2019 में वो इस सीट से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उसके पहले 2017 में उन्होंने पार्टी का चुनावी अभियान अकेले दम पर संभाला था। हालांकि 2017 में भी वो बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं थे। मार्च 2012 में अखिलेश पहली बार यूपी के सीएम बने। हालांकि तब भी वो चुनाव मैदान में नहीं थे, बल्कि विधान परिषद के सदस्य बने। इसके पहले वो 3 बार कन्नौज से लोकसभा सदस्य चुने गए। पहली बार 2000 में हुए उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंचे। अखिलेश के इस बार चुनाव लड़ने की खबर पर सबसे पहली प्रतिक्रिया धुर विरोधी बीजेपी की तरफ से आई है। ये मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं न कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज है। मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से ये बात की पुष्टि है। आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। अखिलेश समझ चुके हैं कि लड़ाई बड़ी है और अगर कार्यकर्ताओं में आखिरी सांस तक लड़ने का मादा फूंकना है तो ये काम दूर से नहीं, खुद मैदान जंग में उतरकर ही होगा। आज तक ब्यूरो। वहीं अखिलेश चुनाव लड़ने की खबरों पर बीजेपी ने तंज कसा है। आजमगढ़ से उनके दावेदारी की अटकलों के बीच बीजेपी ने निशाने पर लिया है। दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही है। अब दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जिस पार्टी में और जिन पार्टियों में जंग चल रही हो, आप देख रहे हो, कोई जो है उत्तर प्रदेश में कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और उनको लगता है कि हम विपक्ष का चौधरी बन जाएं। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता न कमीशन को, न करप्शन को, न कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, न उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। और आज इस बात का एहसास उन विपक्ष के चौधरी बनने की जो चौधराहट कर रहे हैं, उनको भी इस बात का एहसास है
इसलिए देखिए आपकी कहां से आकर के और विपक्ष की चौधराहट की चूचू के मुरब्बे जैसी जो है वो चाल चल रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, यह जानकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। यूपी में मुसलमान वोटों की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए इमरान मसूद आंसू बहा रहे हैं और मुसलमान वोटों की एकजुटता की दुहाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इससे बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का एक और मौका मिल गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमानों के नाम पर उठ रही इन आवाजों से अखिलेश को नुकसान हो सकता है? हमारे जब बच्चों का कत्ल होता है, बच्चे भूख से प्यासे मर रहे होते, तुम डांस करते हो, नाच नचाते हो, तुम्हारे अंदर कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। मैं इसलिए ये कहता हूं कि गैर महफूज हाथों से मुझे बचा के उत्तर प्रदेश को कांग्रेस के महफूज हाथों में पहुंचा दो। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए। मुसलमान वोटों की खेमेबंदी में जुटे अखिलेश के लिए बुरी खबर है। मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले कुछ लोग उनसे बेहद खफा हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए, बात 12 जनवरी की है, जब कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद गाजेबाजी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए अखिलेश के गले लगे थे। पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता माने जाने वाले इमरान मसूद को तब अखिलेश में ही उत्तर प्रदेश की उम्मीद दिख रही थी, लेकिन चंद रोज बाद पश्चिमी यूपी से अखिलेश के चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो इसमें मसूद का नाम नदारद था। अब मसूद को क्या महसूस हो रहा है, खुद उन्हीं से सुनिए। उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया और ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और अखिलेश यादव जी का ऊर्जावान नेतृत्व, जो कि मैं पहले भी पार्टी में रहा हूं, पहले भी मैं पार्टी में था, मेरा लालन पालन पोषण राजनीतिक रूप से इसी पार्टी में हुआ। दुआ कर अल्लाह से बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए। इमरान मसूद टिकट के लिए सहारनपुर से लखनऊ के चक्कर पर चक्कर काटते रह गए, लेकिन न उनकी अर्जी सुनी गई, न उनके साथ अखिलेश की शरण में गए मसूद अख्तर की। लखनऊ से निराश होकर सहारनपुर लौटते हुए उनकी मायूसी इस तरह धर्म के पैमाने पर छलक पड़ी। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? मसूद की तरह एक और मुसलमान नेता मौलाना तौकीर रजा को भी अखिलेश से भारी गिला है। वो कहते हैं कि 2017 में तो गलती हुई ही, उससे पहले 2012 में मुसलमानों से और बड़ी गलती हुई जो अखिलेश का साथ दे दिया। अब भरपाई के तौर पर उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस के साथ खड़े होने का फतवा निकाल दिया, लेकिन हिंदू मुसलमान वाला विवाद भड़का तो अपनी बात को नया मोड़ दे दिया। सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को हरा ही नहीं सकता। इस बार मैंने देखा है कि हिंदू इनसे त्रस्त है, परेशान है, महंगाई से, इनकी बेईमानियों से, इनकी लालचों और खुदगर्जियों से ये पूरे देश को बेचते चले जा रहे हैं। इन चीजों से परेशान होकर आज हिंदू इनके खिलाफ खड़ा हो गया है और हिंदू ही इनको हरा कर और कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करने वाला है। हालांकि मौलाना की सफाई ज्यादा काम नहीं आई, उनके नफरती बयान वाले कई वीडियो पहले से वायरल हैं। कांग्रेस को मौलाना के भरोसे अपनी चुनावी नाव कितनी दूर तक ले जाने का भरोसा है ये तो पता नहीं, लेकिन मौलाना का रवैया बीजेपी के बड़े काम आने वाला है। इस प्रकार की ये घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है।
हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी को आदरणीय श्री तौकीर रजा साहब ने समर्थन दिया है, निश्चित तौर से यह एक बड़ा लाभ होगा। तौकीर रजा साहब एक व्यक्तित्व हैं। वैसे मुसलमानों की एकजुटता के फरमान पहले भी कई बार निकाले जा चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी भी ओवैसी से ऐसी ही अपील कर चुके हैं। 12 जनवरी को उन्होंने ओवैसी के नाम खुला खत लिखा था, जिसमें कहा था, क्रूर ताकतों के खिलाफ हमें वोट का बंटवारा नहीं होने देना है। एआईएमआईएम को उत्तर प्रदेश में सिर्फ वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए जहां जीत तय हो। गठबंधन की कोशिश भी की जानी चाहिए। यूपी के 20% मुसलमानों की ताकत पर ललचाई निगाह तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और ओवैसी की भी है, लेकिन बीजेपी का हिसाब बाकी दलों की किताब से एकदम अलग है। चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा, और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।